हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक क्राइम स्टोरी लेकर। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये घटना है 16 फरवरी 2016 की और ये हुई थी सिक्सी जेजंग प्रोविंस में। ये जो प्रोविंस है ये है चाइना में। यहाँ के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की जेनिटर ने यानी कि साफ सफाई करने वाली लेडी ने जब सफाई करना शुरू किया तो उसने पाया कि पास के ही एक पेड़ के नीचे एक मैनीक्विन पड़ी हुई है। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा कि यहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो बहुत ही लापरवाह हैं, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उस मैनीक्विन के चारों ओर बहुत सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है। अब जो जेनिटर थी वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा गई और बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगी। जल्दी ही उसकी ये चिल्लाहट आसपास के लोगों ने भी सुनी। वो भी वहां पर इकट्ठा हो गए। पुलिस को फोन किया गया और तुरंत ही पुलिस इस सीन पर पहुंच गई। उन्होंने पाया कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी वो एक महिला थी और उसका नाम था जाओ यांग। ये जो जाओ यांग नाम की महिला थी ये 33 इयर्स ओल्ड थी, एक नर्स थी और अभी हाल ही में इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई थी। उसको कई बार चाकू के वार करके मारा गया था। अब बाद में पुलिस ने ऑब्वियसली पड़ोसियों से पूछताछ की, सर्विलेंस फुटेज निकलवाई। तब उन्होंने पाया कि वहां पर एक सस्पेक्ट घूम रहा था, यानी कि एक आदमी घूम रहा था उसी सोसाइटी में जिसको जनरली कोई पहचानता नहीं था। उन्होंने ये भी पाया और ये देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो मेल सस्पेक्ट था ये जाओ यांग की सास से यानी कि मदर इन लॉ से, जिनका नाम था झांग लांजी, उनसे बातचीत कर रहा था। अगर हम झांग लांजी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1957 में। इनका जन्म भी सिक्सी में ही हुआ था और इसी प्रोविंस में हुआ था। ये अपनी फैमिली की 5th चाइल्ड थी और क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी तो इनके पैदा होने के बाद इनके पेरेंट्स ने अपनी इस बेटी को यानी कि झांग को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। फॉर्चुनेटली उसके जो फॉस्टर पेरेंट्स थे या हम कह सकते हैं कि नए पेरेंट्स थे, उनके अपने पहले से कोई भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने झांग को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। बाद में झांग की जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसी दौरान जो चीन था वहां पर ग्रेट फैमाइन पड़ा यानी कि भयंकर अकाल पड़ा। इसके अलावा कल्चरल रिवॉल्यूशन भी आया इन्हीं के सामने। लेकिन झांग को कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। ये जिस फैमिली पे गई थी वो काफी खाता पीता परिवार था यानी कि संपन्न परिवार था। उन्हें कभी भी स्टारवेशन का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने अच्छी तरीके से अपना स्कूल अटेंड किया। इन्होंने अपने जूनियर हाई स्कूल को ग्रेजुएट करने के बाद एक अच्छी जॉब ज्वाइन की। ये एक सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के रूप में काम कर रही थी। लेकिन झांग की जिंदगी में अगर देखा जाए तो उसके अपने कुछ स्ट्रगल्स रहे थे। जब ये स्कूल में पढ़ रही थी तो अक्सर इसके जो क्लासमेट्स थे ये इसके बारे में इसके पीठ पीछे गॉसिप किया करते थे। इन लोगों को पता चल गया था कि ये अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं है, यानी कि बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। बाद में जब झांग को ये सारी चीजें पता चली तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसे ये जानकर दुख हो रहा था कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको पैदा होने के बाद ही सीधे अबंडन कर दिया था। इनके अंदर अब सिक्योरिटी की कमी महसूस होने लगी। इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी जिंदगी सिक्योर नहीं है, मैं अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं हूं और अपनी जिंदगी इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोझ लगने लगी। फिर खैर कई और साल बीत गए। इनको जॉब करते हुए काफी समय बीत गया था। फाइनली झांग अपने आइडियल मैन से मिली। इस व्यक्ति का नाम था वू जियाली। अब इस स्टोरी में बहुत सारे नामों का कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि एक जैसे नाम है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हर एक व्यक्ति की फोटो मैं साथ साथ दिखाती रहूं। इसीलिए जरूरी है कि इस कहानी को सुनने के साथ साथ आप इसे देखते भी रहें, तभी आपको ठीक से समझ में आएगी। वैसे मैं साथ साथ ये भी बताती रहूंगी कौन बहू थी, कौन सास थी, कौन बेटा था, ऐसे भी बताने की आप लोगों को कोशिश करती रहूंगी। फिलहाल ये अपने आइडियल मैन से मिल चुकी थी जिसका नाम था वू जियाली। काफी समय तक ये लोग एक दूसरे को डेट करते रहे। वू जियाली नाम का ये व्यक्ति काफी हैंडसम था, काफी अच्छी तरीके से ये झांग का ध्यान रखता था और झांग के सारे ही रिलेटिव्स और उसके दोस्तों को ये लगने लगा था कि वो बहुत ज्यादा लकी थी कि उसको एक इतना अच्छा व्यक्ति यानी कि वू जैसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में मिला था। फाइनली इन लोगों ने शादी कर ली और 1982 में इन लोगों का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा वू डोंग, यानी कि जो पिता था उसका नाम भी वू था और बेटे का नाम भी इन्होंने वू रखा। जब वू का जन्म हुआ तो झांग ने यानी कि उसकी माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो अच्छी तरीके से घर पर रहकर घर का और अपने बेटे का ध्यान रख सके। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। वो एक हाउसवाइफ बनी रही और झांग ये फील करने लगी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है। उसके घर में ऑब्वियसली बहुत सारे काम रहते थे जैसे कि घरों में रहते ही हैं,
और धीरे धीरे इसी कारण से उसने अपनी अपीयरेंस को भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपने ऊपर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और साथ ही साथ इसका टेम्पर बहुत ज्यादा वर्स होता जा रहा था, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। दूसरी तरफ जो इसका हस्बैंड था यानी कि वो, उसका काफी ज्यादा प्रमोशन होता जा रहा था। धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री मैनेजर बन गया। अब वो घर में बहुत ही कम समय बिताने लगा और ये देखकर झांग काफी अनईजी फील करने लगी। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, उसको बहुत ज्यादा काम है, उसके सोशल ऑब्लिगेशंस भी बहुत ज्यादा हैं और इसी कारण से वो घर में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक दिन झांग को पता चल गया कि वू का बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। उसको इस बात के पक्के सबूत मिल चुके थे। अब प्रैक्टिकल रीजंस के चलते झांग ने डिसाइड किया कि वो वू से डिवोर्स नहीं लेगी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर के कारण, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि वो लोग अलग अलग रहेंगे, हालांकि इन लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया था। अब जो झांग थी उसने अपना सारा फोकस अपने बेटे के ऊपर लगा दिया। वो बस वू डोंग के लिए एक तरह से जी रही थी। लेकिन वो वू डोंग को अपने पिता के बारे में बहुत ही गलत गलत बातें बताया करती थी। साथ ही जो भी टॉयज उसके पिता खरीद कर लाए थे उसके लिए, वो उन टॉयज से अपने बेटे को नहीं खेलने देती थी। एक दिन झांग को पता चलता है कि जो वू है यानी कि उसका बेटा, वो अपने पिता से मिल रहा है और वो भी चुपचाप। ये जानकर झांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई और अच्छी खासी इनके घर में लड़ाई हो गई। अब झांग ने अपने बेटे वू से कहा कि तुम्हें मुझ में से और अपने पिता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर तुम कभी भी अपने पिता से मिले तो फिर तुम्हें उनके साथ ही जाकर रहना है। ये सुनकर वू डोंग बहुत ज्यादा रोने लगा। उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कभी भी अपसेट नहीं करूंगा और अपने पिता से कभी नहीं मिलूंगा। धीरे धीरे वू डोंग अब बड़ा होने लगा। वो हमेशा अपनी माँ की बातें मानता था, एक बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था हम कह सकते हैं। उसने कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया था और उसको गवर्नमेंट एजेंसी में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। बाद में वू ने अपनी माँ की मदद से एक अपार्टमेंट खरीद लिया जो कि पास में ही था। उसने ये सोचा था कि अपनी शादी के बाद मैं वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाऊंगा, जैसे कि जनरली वहां पर होता ही है। अब झांग ये चाहती थी कि उसको एक अच्छी सी बहू मिले। उसके हिसाब से उसका बेटा काफी गुड लुकिंग था, काफी अच्छा लड़का था। वो चाहती थी कि उसके बेटे को एक परफेक्ट लड़की मिले जो कि झांग की भी बातें यानी कि हर बात माने। अब झांग ने अपने बहुत सारे रिलेटिव से कहा, अपने फ्रेंड से कहा कि वो पोटेंशियल मैचेस ढूंढे उसके बेटे के लिए। धीरे धीरे कई सारी लड़कियां इन लोगों के सामने आई। वो लोग इनको कई सारी लड़कियों से मिलाते थे, लेकिन कोई लड़की झांग को पसंद नहीं आती थी और कोई लड़की वू को पसंद नहीं आती थी। तो हम कह सकते हैं कि बात बन ही नहीं पा रही थी। इधर कुछ समय के बाद 2010 में अब वो 28 ईयर्स ओल्ड हो चुका था और इसी दौरान वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था जाओ यांग। जाओ यांग की एज भी करीब 28 ईयर्स थी, यानी कि दोनों लगभग बराबर एज के थे। जल्दी ही इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद अब वू डोंग श्योर हो चुका था कि वो इसी से शादी करना चाहता है। वो जाओ यांग को अपने घर लेकर आया अपनी माँ से मिलवाने के लिए। लेकिन झांग बहुत ज्यादा अनहैप्पी हुई इससे मिलकर। उसने बाद में अपने बेटे वू डोंग को बताया कि जो यांग है यानी कि वो लड़की, वो काफी छोटी है, यानी हाइट में छोटी है, उसकी उम्र ज्यादा है यानी कि वो तुमसे छोटी होनी चाहिए, और साथ ही उसकी इनकम भी कम है क्योंकि जो जाओ यांग थी वो एक नर्स थी। और साथ ही झांग ने अपने बेटे वू डोंग से ये भी कहा कि उसका यानी कि उस लड़की का कोई भाई नहीं है, इसलिए भविष्य में ये जो लड़की है इसको अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करनी पड़ेगी और उससे आगे चलकर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। लेकिन वू डोंग को लगता था कि जाओ यांग उसके लिए काफी परफेक्ट लड़की है, एक अच्छा मैच है, और उसको इन सारी चीजों की परवाह नहीं थी जो भी उसकी माँ ने उसको बताई थी। उसे ऐसा लगता था कि जो यांग है वो काफी पॉजिटिव है, वेल एजुकेटेड है, उसका नेचर काफी स्वीट है, वो काफी अंडरस्टैंडिंग है, और अपनी माँ से वो उसको बिल्कुल विपरीत पाता था। उसकी माँ की काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, वो काफी कंट्रोलिंग थी, और ये जो लड़की यांग उसको पसंद आई थी उसका बिल्कुल डिफरेंट नेचर था। जब भी वो यांग के साथ होता था वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता था, उसको बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन उसकी माँ झांग लगातार अपने बेटे से कह रही थी कि तुम ब्रेकअप कर लो यांग के साथ, तुम ब्रेकअप कर लो यांग के साथ, अपना रिलेशनशिप खत्म कर लो। लेकिन वू डोंग बार बार मना करता था। अब जो झांग थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने का नाटक करने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगती थी, चीख चीख कर रोने लगती थी। वो एक तरह से पागलों वाला व्यवहार करने लगी। अब वू डोंग ने अपनी माँ को झूठ बोल दिया कि मैंने यांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि घर में कोई बेकार का कॉन्फ्लिक्ट चले। दूसरी तरफ वो लगातार यांग से मिलता जा रहा था।
उसने यांग को अपने पिता से भी मिला दिया था, उसी पिता से जिससे उसकी माँ कई साल पहले अलग हो चुकी थी। जब इसका पिता यानी कि वू जियाली यांग से मिला तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ, उसको यांग काफी पसंद आई और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी शादी का खर्चा उठाना चाहूंगा, यानी कि वो वेडिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहता था। धीरे धीरे इन लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला गया। बाद में झांग को भी इस बारे में पता चल गया था कि ये लोग आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने बेटे को यांग से शादी करने से रोक नहीं पाई। फाइनली इन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन झांग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि अब उसका बेटा एक अलग जिंदगी जिएगा। वो अपनी खुद की जिंदगी जीने के लिए अपनी वाइफ के साथ अलग रहेगा। अब जो वू डोंग था और यांग थे वो दोनों अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके थे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। दूसरी तरफ झांग को ऐसा लग रहा था कि पहले उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया, फिर उसके पति ने उसको छोड़ दिया, अब फाइनली उसका बेटा भी उसे छोड़कर जा चुका है। अब जब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो झांग ने अपना अपार्टमेंट बेच दिया जिसमें वो रह रही थी और बिना किसी से डिस्कस किए उसने ये काम कर दिया था। इसके बाद अब उसके पास क्योंकि रहने की कोई जगह नहीं थी तो वो अपने बेटे और बहू के पास शिफ्ट हो गई। अब जो वू डोंग और यांग थे यानी कि उसके बेटा बहू, उन्होंने चुपचाप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। अब इन्होंने झांग को अपने साथ ही रख लिया और ये लोग साथ में रहने लगे। अब जब वू घर में नहीं होता था तो झांग अपनी बहू को कई बार बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी। वो उसको छोटी छोटी बातों पर ताने मारती थी, कहती थी कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रही हो। इसके अलावा वो कई बार अपने बेटे बहू के कमरे में बिना नॉक किए अंदर घुस जाती थी। वो उनको बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं दे रही थी। इन सारी चीजों से ये दोनों बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। वू डोंग ने कई बार इस बारे में अपनी माँ से बात की, उनसे कहा कि तुम इस तरह की हरकतें मत किया करो, लेकिन झांग बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर फरवरी 2012 में इन दोनों का एक बच्चा हुआ। झांग अपने पोते को देखकर या ग्रैंडसन को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब यांग क्योंकि एक नर्स थी तो उसको कुछ महीनों के बाद अपने काम पर जाना था। जब वो काम पर जाने लगी तो उसकी सास यानी कि झांग उसके बच्चे की देखभाल करने लगी, यानी कि अपने पोते की देखभाल करने लगी। झांग को ऐसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब यांग को भी अच्छा लगता था कि उसकी मदर इन लॉ उसके बेटे का ध्यान रखती है। कई बार वो झांग के लिए कपड़े खरीद कर लाती थी, मेकअप का सामान खरीद कर लाती थी, लेकिन झांग कभी भी खुश नहीं होती थी, कभी भी कोई ग्रेटिट्यूड उसको शो नहीं करती थी। अब ये सारी चीजें यांग को कई बार बहुत ज्यादा अखरती थी कि उसकी सास उससे अच्छा बिहेव नहीं करती है। वो कई बार कंप्लेंट करती थी सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं करती थी, लेकिन उसकी पोस्ट से पता चलता था कि वो थोड़ी सी दुखी है। उसने कभी भी झांग को आमने सामने कुछ भी नहीं बोला और ना ही अपने पति वू डोंग से कोई शिकायत करती थी। हालांकि वू डोंग को पूरा पूरा अंदाजा था कि उसकी माँ का बिहेवियर उसकी पत्नी के प्रति अच्छा नहीं है और वो कई बार यांग को डांट दिया करती है। इधर जो वू डोंग था वो बहुत ज्यादा अटेंटिव था अपनी पत्नी के प्रति। वो काम से सीधा घर आता था, हमेशा घर के कामों में अपनी वाइफ की मदद करता था, बच्चे की केयर करता था, यांग को डेट्स पर लेकर जाया करता था और साथ ही उसके लिए कई बार गिफ्ट्स लेकर आता था ताकि वो खुश रहे। इधर जो वू डोंग और यांग के इंटीमेट रिलेशनशिप थे उनको देखकर झांग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करती थी। उसे एक आउटसाइडर जैसा फील होता था, ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूं और ये दोनों साथ हैं और ये मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी था क्योंकि उसके हस्बैंड ने भी उसका ध्यान नहीं रखा था। हालांकि झांग को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता था, उसको काफी कंसोलेशन मिलता था कि यांग अक्सर नाइट शिफ्ट्स पर बाहर रहती है, यानी कि हॉस्पिटल में रहती थी क्योंकि वो एक नर्स थी, और जब वो घर आती थी तो दिन में अक्सर वो पूरे पूरे दिन सोया करती थी। अब झांग को लगने लगा कि उसे अपने बेटे के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहिए। अब झांग ने जब उसकी बहू यांग घर पर नहीं होती थी तब अपने बेटे के बेडरूम में सोना शुरू कर दिया। वो ये बहाना करती थी कि मुझे बेबी की रात में देखभाल करनी है और साथ ही वो ये भी कहती थी कि अगर मैं तुम्हारे बेडरूम में सोऊंगी, बेबी का ध्यान रखूंगी तो तुम अच्छी तरीके से अपनी नींद पूरी कर पाओगे। हालांकि वू डोंग को ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं लग रहा था खास, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब यांग को पता चला यानी कि इसकी बहू को, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताई और साथ ही इसके पेरेंट्स को ये भी पता था कि इनकी बेटी को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं बार बार नाइट शिफ्ट्स करके। अब इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने कुछ कनेक्शंस का फायदा उठाया, उन्होंने हॉस्पिटल में संपर्क किया और ये कहा कि यांग को दिन की ही शिफ्ट दी जाए। अब धीरे धीरे ये हुआ कि हॉस्पिटल वाले यांग को दिन की ही शिफ्ट देने लगे। दिन की शिफ्ट करने का ये फायदा हो रहा था कि यांग अब ज्यादा समय बिता पा रही थी अपने बेटे के साथ और अपने पति के साथ। अक्सर ये जो कपल था वो हाथ में हाथ डालकर नाइट वॉक्स के लिए बाहर निकल जाया करता था, चैटिंग करते थे, हंसते थे। जो इनके पड़ोसी थे वो भी अक्सर इन दोनों को वहां पर
टहलते हुए देखते थे, बातचीत करते हुए देखते थे और उनको देखकर ही पता चलता था कि इन दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। लेकिन ऑब्वियसली झांग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो अपने बेटे के साथ बहुत सारा समय नहीं बिता पा रही थी। एक दिन वो चुपचाप यांग से और अपने बेटे से छुपकर यांग के हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर यांग काम किया करती थी। उसने सुपरवाइजर से मिलने का डिसीजन लिया था। वो सीधे सुपरवाइजर के पास पहुंची, सुपरवाइजर से कहा कि तुम यांग का शेड्यूल एक बार फिर से बदल दो और इसको नाइट शिफ्ट्स दे दो। अब जो नर्स मैनेजर थी और जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। बाद में ये सारी चीजें यांग को भी पता चल गई थी और उसके को वर्कर्स को भी पता चल गई थी। इन सबको बहुत ज्यादा धक्का लगा ये जानकर कि इसकी सास यहाँ पर आई थी और वो भी उसकी नाइट शिफ्ट्स लगवाने के लिए। जनरली लोग यही प्रार्थना करने वहां पर आते हैं कि नाइट शिफ्ट्स हटा ली जाएं ताकि घर में सब कुछ ठीक से चलता रहे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी ही कहानी चल रही थी। अब जब यांग और उसके पेरेंट्स को पता चला था तो उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। फिर बाद में यांग के पेरेंट्स ने उसको ये भी सजेस्ट किया कि तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। उनको साफ पता चल रहा था कि इसकी जो सास है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और आगे चलकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यांग ने मना कर दिया क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तब इसके पेरेंट्स ने कहा कि कम से कम तुम वू डोंग के साथ कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट कर जाओ, तुम्हें अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहिए, अपने पति और बेटे के साथ इस घर से निकल जाओ और अलग रहो। कई बार यांग ने और वू डोंग ने इस बारे में सोचा भी कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन वो कभी भी एक डिसीजन नहीं ले पाए। वो सोचते तो थे कि हम चले जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। एक दिन यांग यानी कि बहू ठीक फील नहीं कर रही थी। उसने छुट्टी ले ली थी और अपने कमरे में ही रेस्ट कर रही थी, लेकिन ये बात झांग को यानी कि उसकी सास को पता नहीं थी। उस दिन अचानक झांग के पति यानी कि वू जियाली उस घर में आए, यानी कि यांग के ससुर उस घर में आए। वो अपने पोते को देखने के लिए उस दिन घर पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी झांग के साथ बहस होनी शुरू हो गई। जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी आवाज यांग के कमरे में भी आ रही थी, तब गुस्से में उसने अपने ससुर को कहते हुए सुना। वो अपनी बीवी से यानी कि झांग से कह रहे थे कि तुम एक बहुत ही इविल महिला हो, बहुत ही दुष्ट महिला हो, और उन्होंने ये भी कहा कि तुमने तो अपनी फॉस्टर मदर की भी हत्या कर दी थी। ये जानकर यांग को बहुत ज्यादा धक्का लगा। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि गुस्से में उसके ससुर ने ऐसा कह दिया होगा। बाद में ये सारी चीजें यांग ने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस की, उन्हें ये सब कुछ बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये जानकर बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा। उन्होंने खुलासा किया कि जब तुम प्लान कर रही थी शादी करने के लिए वू डोंग के साथ, तब हमने चुपचाप इस फैमिली के बारे में इंक्वायरी की थी। तब हमें कुछ अफवाहें सुनाई दी थी कि झांग ने अपनी फॉस्टर मदर की हत्या की थी, और ये सारी अफवाहें वाकई में फैली हुई हैं। सबको शक है कि झांग ने ही अपनी फॉस्टर मदर की हत्या की थी, लेकिन ये सारी चीजें हमने तब सीरियसली नहीं ली थी। हमें लगा था कि ये सब कुछ सिर्फ र्यूमर्स हैं। हमने इन बातों को ऐसे ही उड़ा दिया था। ये बातें फैली हुई थी कि जब झांग के फॉस्टर फादर की मृत्यु हुई थी, तब बाद में उसकी फॉस्टर मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती चली गई थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और बाद में वो झांग की फैमिली के साथ शिफ्ट हो गई थी, यानी कि झांग और उसके पति के घर रहने के लिए आ गई थी। लेकिन बाद में झांग के हस्बैंड को यानी कि वू जियाली को अपनी सास से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो सास है यानी कि मदर इन लॉ है, वो बहुत ज्यादा डर्टी रहती हैं, उनके पास से बहुत ज्यादा बदबू आती है, और धीरे धीरे उन्होंने घर में आना भी बहुत कम कर दिया था। एक तरह से उन्हें बहाना मिल गया था घर कम आने के लिए, यहाँ तक कि वो घर में खाना खाना भी अब अवॉइड करने लगे थे। बाद में वू ने अपनी बीवी के साथ चीट करना भी शुरू कर दिया था, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। अब झांग ने अपने पति के साथ अपनी रिलेशनशिप सुधारने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। वो अपनी माँ को उस अपार्टमेंट में शिफ्ट करने वाली थी और ऐसा उसने किया भी। झांग बार बार अपनी माँ की देखभाल करने के लिए उस अपार्टमेंट में जाया करती थी, लेकिन अपने घर से उसने अपनी माँ को शिफ्ट कर लिया था। झांग का जो हस्बैंड था यानी कि वो अपनी वाइफ की इन सारी चीजों में मदद नहीं करता था, यानी कि अपनी सास की देखभाल करने के लिए अपनी बीवी की मदद नहीं करता था। झांग बार बार वहां पर जाती थी अपनी फॉस्टर मदर को मेडिसिन देने के लिए, कभी उनके कुछ और काम करने के लिए, लेकिन फाइनली उसकी फॉस्टर मदर की डेथ हो गई थी। झांग ने किसी भी रिलेटिव को और किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था इस डेथ के बारे में। उसने खुद ही अपनी माँ का क्रिमेशन कर दिया था। जो बाकी रिलेटिव्स थे उनको कई महीनों तक इस डेथ के बारे में पता ही नहीं चला। फाइनली जब ये लोग चाइनीज न्यू ईयर में झांग की माँ से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि झांग की माँ की डेथ हो चुकी है। उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डिमांड किया। झांग यहाँ तक कि कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गई थी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाग गई थी।
हर किसी को, उनके पास पड़ोसियों को, सबको पता था इस बारे में, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। सभी को शक था कि इसने अपनी मां की हत्या खुद की है। धीरे धीरे बाद में ये मैटर ठंडा पड़ गया, हर कोई इस बारे में भूल गया। लेकिन जो वो था यानी कि झांग का हस्बैंड, वो अपनी वाइफ से दूर ही होता चला गया। और बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग अलग अलग रहने लगे। अब जब यांग को यानी कि झांग की बहू को ये सारी चीजें पता चली, तो उसको अब झांग से कहीं ना कहीं डर लगने लगा। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि हम इस फ्लैट से बाहर निकल जाएंगे। उसने वूडोंग से कहा कि हमें यहाँ से अब मूव आउट करना ही है और अकेले रहना है तुम्हारी माँ के बिना, और अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहते तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। फाइनली अगस्त 2015 में वूडोंग और यांग इस घर से बाहर निकल गए। उन्होंने 4 लाख RMB खर्च किए थे, या हम कह सकते हैं कि $64,000 खर्च किए थे। एक अपार्टमेंट लिया था एक ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया में। ये जो एरिया था ये एक पुराने तरह का एरिया था। इसमें सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इनके पास और ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। उन्हें तुरंत अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलना था। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं था। अब उन्हें जल्दी जल्दी में जैसा भी घर मिला, उन्होंने फिलहाल उस घर को ही ले लिया। जब झांग को पता चला कि उसके बेटा और बहू इस घर से मूव आउट कर रहे हैं, अपने घर में रहने जा रहे हैं, तो एक बार फिर उसको लगने लगा कि हर कोई इसको छोड़कर चला जाता है। वो वूडोंग को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। वो उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला, उसका मुझे कोई भी सिला नहीं मिला। जैसे ही तुम्हारी वाइफ आई तुम तुरंत ही अपनी माँ को भूल गई। वो यांग की बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगी, यानी कि अपनी बहू की बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगी, उसको ताने मारने लगी। उसने अपने बेटे वूडोंग से यह भी कहा कि मैं बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊंगी, यानी कि वो मरने की भी धमकी दे रही थी। इधर जो झांग थी यानी कि सास, वो कई बार पार्क में अपनी सहेलियों के साथ मिलने के लिए भी जाती थी। उसकी 2-4 सहेलियां भी थी वहां पर। वो हमेशा अपनी डॉटर इन लॉ की यानी अपनी बहू की कंप्लेंट करती रहती थी। एक बार उसने गुस्से में अपनी सहेलियों के बीच ये भी कहा था कि किसी दिन मैं उसकी हत्या कर दूंगी। अब उसकी जो सहेलियां थी उन्होंने इसको समझाया कि इस तरह की चीजें तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। कई बार अपनी डॉटर इन लॉ के साथ हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, ये घर घर की कहानी है। लेकिन झांग को तो अपनी बहू के साथ बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियां थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे। और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, मेरी बहू बहुत ही ज्यादा खराब है। अब वूडोंग ने जब अपनी माँ की हालत देखी तो उसने अपनी वाइफ से यानी कि यांग से कहा कि हम बहुत जल्दी में यहाँ से मूव नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे आराम से यहाँ से मूव कर जाएंगे, मेरी माँ का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। अब इन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम इस अपार्टमेंट को रेनोवेट करा लेते हैं, उसमें कुछ काम करा लेते हैं और उसके बाद मूव करेंगे। इसके बाद जो यांग थी यानी कि बहू, वो रोज अपने काम पर जाती थी। वो बस अपने काम पर ध्यान दे रही थी, उन रेनोवेशंस पर ध्यान दे रही थी जो उसके नए अपार्टमेंट्स में चल रहे थे, वहां पर उसे देखने के लिए जाती थी। वो अपनी सास से आमना सामना बहुत ही कम करती थी, हमेशा इग्नोर करती थी कि उसे अपनी सास के सामने ना ही पड़ना पड़े। इधर जो झांग की नफरत थी अपनी बहू के प्रति, वो बहुत ही गहरी होती चली जा रही थी। वो कई बार यांग को इंसल्ट करती चली जा रही थी, उसको डांटती रहती थी बिना किसी कारण के, और ये भी कहती थी कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। एक दिन पार्क में बैठकर झांग बहुत ज्यादा रो रही थी अपनी सहेलियों के बीच में, अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि मेरी बहू बहुत ज्यादा खराब है। और उस दिन झांग ने एक बार फिर से कहा कि मैं डेफिनेटली एक दिन अपनी बहू की हत्या कर दूंगी। अब इसकी फ्रेंड ने इसको एडवाइस किया कि इस तरह की बातें तुम मत बोला करो, तुम अपनी बहू से अपने संबंध सुधारो, उसके प्रति नाइस बनो। जब तुम्हारे रिलेशनशिप अपनी बहू के साथ अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ से मूव आउट ना करे, वो तुम्हारे साथ ही रहे। जब इस तरीके की बातें झांग उस पार्क में बैठकर कर रही थी, तब वहीं से एक लड़का गुजर रहा था। उसकी उम्र 23 इयर्स ओल्ड थी। वो अनएम्प्लॉयड था यानी कि बेरोजगार था, और उसका नाम था झाओ पिंग। वो बिल्कुल एक बेकार सा लड़का था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस वो यही सपने देखता था कि बिना कुछ किए एक दिन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब उसने ये कन्वर्सेशन सुना तो वो बाद में झांग के पास पहुंचा, उससे सीधे सीधे पूछा कि क्या तुम अपनी डॉटर इन लॉ को मारने की प्लानिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में उसकी हत्या करवानी है। तब झांग ने यानी कि सास ने तुरंत ही रिप्लाई किया कि हाँ, फॉर श्योर मैं उसकी हत्या करना चाहती हूँ और जल्दी ही उसकी हत्या करना चाहती हूँ। इसके बाद झाओ पिंग ने झांग को अपने एक दोस्त झाओ जियानगो से मिलवाया। अब ये सारे के सारे नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो बस आप पिक्चर्स देखते रहिए जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब जब जियानगो झांग से मिला यानी कि सास से मिला, तो उसने कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी बहू की हत्या कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। साथ ही उसने ये भी कहा
कि मैं इस तरीके से तुम्हारी बहू का मर्डर करूंगा कि वो एक एक्सीडेंट जैसा लगेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसका मर्डर किया गया है। अब जो झांग थी वो प्लान से बहुत ज्यादा खुश थी। खुश होकर उसने जियानगो के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदे, उसको कुछ पैसा दिया ताकि वो स्कूटर खरीद सके और उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। वो चाहती थी कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, इसके लिए उसने जियानगो को स्कूटर खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अब कुछ महीने बीत गए। वूडोंग और यांग अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर चुके थे और अपने बेटे को भी अपने साथ ही ले गए थे। झांग और जियानगो के बीच में $24,000 में यह सौदा तय हुआ था। झांग ने एडवांस में $8,000 जियानगो को दे भी दिए थे। अब झांग सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी बहू यांग के बारे में इसको प्रोवाइड कराती रहती थी। जियानगो ने यांग का रूटीन अच्छी तरीके से स्टडी करना शुरू कर दिया था। उसने बहुत सारे मर्डर प्लान्स झांग के सामने रखे, लेकिन झांग ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये सारे के सारे ही एक्सीडेंट्स जैसे नजर नहीं आ रहे थे। वो चाहती थी कि इसका मर्डर पूरी तरह से एक एक्सीडेंट लगे। जियानगो लगातार अपने सारे के सारे प्लान्स को रिवाइज कर रहा था, लेकिन झांग लगातार हिचकिचा रही थी। धीरे धीरे 2015 का एंड आ गया। अभी तक उसने जियानगो को यांग को मारने का पूरी तरह से फाइनल ऑर्डर नहीं दिया था। अब अर्ली 2016 का समय आया। वूडोंग अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एक ट्रिप पर गया और ये लोग गए थे नैनजिंग। ये जो तीनों थे यहाँ पर बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स ली और वूडोंग लगातार सोशल मीडिया पर ये हैप्पी मोमेंट्स शेयर करता जा रहा था। अब जब झांग ने ये सारी पिक्चर्स देखी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इनकी फैमिली खुश है। झांग को यह भी लगा कि बिना बताए वूडोंग एक छुट्टी मनाने चला गया। उसने अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा और ये देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको पूरा यकीन हो गया था कि यांग ने उसके बेटे को पूरी तरह से उससे छीन लिया है। अब उसने जियानगो को ऑर्डर दिया कि तुम अब तैयार रहो, हमें जल्दी ही यांग की जान लेनी है। 16 फरवरी 2016 का दिन आया। उस दिन झांग और जियानगो यानी कि सास और जिस आदमी से उसने बात की थी मर्डर करने के लिए, ये दोनों उस रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचे जहां पर वूडोंग और यांग रहा करते थे। और जिस समय वहां पर पहुंचे उस समय सुबह के 6 बजे हुए थे। झांग और जियानगो फ्रंट में खड़े हुए थे, यानी कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे। यांग जल्दी ही अपने काम पर जाने के लिए बाहर निकली। इन्हें पता था कि ये कितने बजे अपने काम पर जाती है। झांग तुरंत अपनी बहू के पास पहुंची और उसे कोने में लेकर गई। उसने अभी तक यांग से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ऐसा दिखा रही थी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जैसे ही ये लोग एक कोने में पहुंचे, एक पेड़ के नीचे, तुरंत ही जियानगो पीछे से निकला और उसने यांग को कई बार चाकू मार दिया। इस समय तक झांग को यह चिंता भी नहीं थी कि ये जो कत्ल है ये एक एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। वो इतनी जल्दीबाजी में आ गई थी कि उसने अपनी बहू का साफ साफ मर्डर ही करा दिया था। वो शायद बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं थी। कई बार चाकू मारने के बाद जियानगो तुरंत ही वहां से भाग गया। इधर जो झांग थी वो आराम से चेक करती रही कि उसके कपड़े साफ हैं या नहीं है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा था। उसके बाद वो आराम से अपस्टेयर्स चली गई, यानी कि अपार्टमेंट के अंदर चली गई अपने पोते से मिलने के लिए। जब इस ट्रेजेडी के बारे में वूडोंग को पता चला तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके वाइफ के साथ ऐसा हो सकता है। वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ का उसके घर के बाहर मर्डर आखिर कौन कर सकता है। उनकी किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब तक इन दोनों का बेटा 4 इयर्स ओल्ड हो चुका था। वो भी बहुत ज्यादा अपसेट था और वूडोंग की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। इसके बाद वूडोंग और झांग दोनों को ही पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उनसे क्वेश्चनिंग की गई, उनको कन्फ्रंट किया गया। इसके साथ ही अब झांग को बताया गया कि जो वूडोंग के नेबर्स हैं और जो सर्विलेंस फुटेज है उससे पता चलता है कि तुम उस समय अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही थी। जब पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया तो झांग ने फाइनली ये एडमिट कर लिया कि मैं उस व्यक्ति को जानती हूं जिसने यांग की हत्या की है। पुलिस ने उसी दिन जियानगो को भी अरेस्ट कर लिया था। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर भाग गया था और हेनान प्रोविंस पहुंच गया था। वो एक लॉन्ग डिस्टेंस बस में बैठकर वहां पर भागा था। बाद में जो मिडिल मैन था यानी कि झाओ पिंग, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता लगा कि उसको कोई भी पैसा अभी तक नहीं मिला था, लेकिन बाद में मिलने वाला था। बाद में झांग ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि मैंने ही अपनी बहू की हत्या करवाई है, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरा जो बेटा था वो बुरी तरीके से यांग के चंगुल में फंसा हुआ था। और साथ ही उसने अपने सारे कर्मों को अपने पति के ऊपर ब्लेम कर दिया। उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड था वो हमेशा उसको हर्ट करता रहा, हमेशा उसको इग्नोर करता रहा, उसको धोखा देता रहा
और इसी कारण से मैं इन सारी चीजों को करने के लिए प्रोवोक हुई। जब झांग के बेटे वू डोंग को इन सारी चीजों के बारे में पता चला कि उसकी माँ ने ही उसकी वाइफ की हत्या करवाई है, तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसके चेहरे पर अब कोई इमोशन ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से सदमे में आ चुका है। वो अपनी माँ के बगल से गुजरकर उस कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। इसके बाद 24 अक्टूबर 2016 को निंगो इंटरमीडिएट कोर्ट, जो कि जेनान प्रोविंस में ही थी, उसने झांग को डेथ पेनल्टी सुनाई, क्योंकि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर था। दूसरी तरफ जो जियानगो था, जिसने चाकू मारे थे, उसको एक सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस मिला। ये जो सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस होता है, जो कि चाइना में काफी ज्यादा सुनाया जाता है, ये इसलिए होता है कि डेथ सेंटेंस मिलने से पहले 2-3 सालों के लिए इस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा और उसके बाद इसको मौत की सजा दी जाएगी। इधर जो मिडिल मैन था यानी कि झाओ पिंग, उसको 8 इयर्स इन प्रिजन की सजा मिली। इसके अलावा यांग के पेरेंट्स ने इनसे कॉम्पनसेशन की भी मांग की। कोर्ट ने इवेंचुअली इन तीनों क्रिमिनल्स को टोटल 5 लाख RMB यांग के पेरेंट्स को देने का हुक्म दिया। इसमें झांग को अकेले 3 लाख RMB भरने थे, यानी कि करीब $32,000। यही पता चलता है इस केस को सुनकर कि जो झांग थी वो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक थी। उसका जो प्यार था अपने बेटे के प्रति वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल था और एक टिपिकल मदर्स लव से कहीं आगे जा चुका था। वो चाहती थी कि हमेशा वू डोंग उसके अधीन रहे, उसकी लाइफ को यही कंट्रोल करे। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक इंडिपेंडेंट पर्सन बने। बाद में भी झांग को यही लगा कि यांग अपनी गलती की वजह से ही मारी गई। उसका बिहेवियर ही ऐसा था कि उसने अपनी सास को उकसाया और इस कारण से उसकी सास को उसकी हत्या करानी पड़ी। बस उसको एक ही अफसोस है कि उसके पति ने और उसके बेटे ने, दोनों ने ही उसको धोखा दिया। फिलहाल जो झांग है उसको मौत की सजा दी जा चुकी है और फिलहाल वो जीवित नहीं है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा, इस केस से आपको क्या सीख मिली, और क्या आपको वाकई में लगता है कि वू डोंग और यांग दोनों ही मिलकर झांग को इग्नोर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।